to your chemistry class. This is your teacher Poonam Verma and we are dealing with the chapter solutions. Today we have to deal the solubility of gases in the given liquid. That means we have to deal कि कोई गैस किसी लिक्विड में घुलता है तो क्या होता है, किन बातों पे solubility of gas डिपेंड करता है। जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में भी देखा है कि solubility जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट। कोई गैस अगर अपने सॉल्वेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकता है तो दैट विल बी मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू दोज गैसेस जो अपने सॉल्वेंट के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अमोनिया और अगर हम बात करें अमोनिया की या कार्बन डाइऑक्साइड की या HCl गैस के, तो हमें पता है कि these gases are highly soluble in water। ये बहुत जल्दी सॉल्युबल होते हैं पानी में। क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। अमोनिया को अगर पानी में डाला जाएगा तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड बनाएगा, जबकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। तो ये गैसेस बहुत आसानी से पानी में सॉल्युबल होते हैं। जबकि ऑक्सीजन ले लिया जाए या हीलियम ले लिया जाए तो या नाइट्रोजन की बात करें तो ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ किसी तरह का बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। जबकि दूसरे सॉल्वेंट में अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इथाइल अल्कोहल में ये गैसेस हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट दैट मींस द गिवन गैस एंड द सॉल्वेंट दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग या दोनों का नेचर क्या है। Now coming to the second point, that is the effect of the temperature. Normally temperature increase करने पे solubility of gas जो है वो decrease करता है। आपने कभी अपने घर में पानी बॉईल किया होगा, आप देखते हैं कि जब पानी का बर्तन हम गैस पे चढ़ाते हैं, चूल्हे पे चढ़ाते हैं और धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं तो उसके सरफेस पे एयर बबल्स जमना शुरू हो जाता है। ये एयर बबल्स क्या है? ये पानी में घुले हुए गैस हैं जो गर्मी पाकर बाहर निकलना चाहते हैं। दैट मीन्स कि गर्म करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज करती है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, मेल्ट डाउन कर सकते हैं। इन जनरल solubility of gases decreases on increase of temperature। क्यों? क्योंकि जो बॉन्डिंग है गैस के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में वो एनर्जी पाके कमजोर होने लगेगा, एक्साइटेड होगा, एनर्जी बढ़ेगी बॉन्ड की एंड द बॉन्ड विल बिकम अनस्टेबल। जिस वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें हम तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने पर क्या गैस ज्यादा सॉल्युबल होंगे या गैस कम सॉल्युबल होंगे? इसके बारे में सबसे पहले या सबसे सिस्टमैटिक वे में बात किया था सर हेनरी ने, और उन्होंने कहा कि प्रेशर बढ़ाने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, गैस ज़्यादा घुलेगा पानी में। क्यों? इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा एक सिस्टम है, नीचे हमारे पास लिक्विड स्टेट में सॉल्वेंट है और ये हमारा गैस है जिसको कि पानी में या लिक्विड में घुलना है। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। हो क्या रहा है? गैस मॉलिक्यूल सरफेस पे टकरा रहे हैं और सरफेस से रिलीज हो रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल सरफेस पे टकरा रहे हैं, ये सॉल्वेंट में घुल करके सॉल्वेंट के अंदर चले जा रहे हैं, जबकि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है उसके सरफेस से रिलीज होकर के गैस में चला जा रहा है। दैट मीन्स कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप है। अब करते क्या है, हम इस पिस्टन के ऊपर ये जो हमारा दिखाई दे रहा है सेंटेड एरिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पिस्टन। ये पिस्टन जो है वो मासलेस और
स्टेट रखते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ाने से होगा क्या, ये पिस्टन थोड़ा नीचे चला आएगा। नीचे चला आया तब क्या हुआ, नीचे क्यों आया, क्योंकि जो इसमें भरा हुआ गैस है दैट ओनली इज कंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। प्रेशर लगाने के बाद हुआ क्या है हमें कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया ओवर द सॉल्वेंट इंक्रीज कर गया। अब क्या होगा, एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस से टकरा रहे हैं। नतीजा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस के अंदर जाएंगे और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, दैट मींस प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो गैस का मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। हेनरी ने कहा कि जो मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। ठीक इसी वक्त एक दूसरे साइंटिस्ट हुए डाल्टन। उन्होंने कहा कि solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of the gas. डाल्टन ने कहा solubility of the gas is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solvent. अगर हम solubility को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करें, that means x से रिप्रेजेंट करें, तो this x mole fraction will be directly proportional to the partial pressure of the gas. Mole fraction will be directly proportional to the partial pressure of the gas. Mole fraction क्या चीज है? Mole fraction मास से रिलेट करता है। जितना ज्यादा मास होगा गैस का उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा। आगे समझेंगे हम कि पार्शियल प्रेशर क्या है। डाल्टन ने कहा x is directly proportional to partial pressure of the gas, where x is mole fraction and p is partial pressure of the gas. अब अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना चाहें और इक्वल्स टू का साइन लगाना चाहें तो we have to introduce a constant k into p. इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हम पाएंगे P is equals to 1 by k into x. 1 by k के जगह पर हम एक नया कांस्टेंट रखते हैं। P is equals to, इसको रिप्रेजेंट करेंगे kx से into x. And this equation is known as Henry's law. इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम? Henry's law. हेनरीज लॉ कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? हेनरीज लॉ हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन की थ्योरी से। अकॉर्डिंग टू डाल्टन x, that means mole fraction is directly proportional to partial pressure of the gas. इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे here kh is known as Henry's constant. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे हम लोग बहुत कुछ डिफाइन करेंगे। अगर हम एक्सप्रेशन अपना ऐसा लिखते हैं देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि x क्या है, p क्या है एंड सो ऑन। हियर x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, P is partial pressure of the gas, over the solvent. साथ ही साथ हम एक बात और मार्क करेंगे that kh, that means Henry's constant depend upon the nature of the gas. ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। Depends upon the nature of the gas. ठीक है, तब अगर हमको स्टेटमेंट देना
हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट बताइए। स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट के लिए हम कह सकते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट देने के लिए हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the mole fraction at any given temperature. तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। Partial pressure of any gas is directly proportional to the partial pressure of the gas. या हम चाहें तो इसको दूसरे रूप से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? स्टेटमेंट दे सकते हैं कि solubility of the gas depends upon the partial pressure of the gas of a gas is proportional to the partial pressure of the gas. ये एक्सप्रेशन जो है ये बहुत काम का एक्सप्रेशन है और हमको आगे इस चैप्टर में कई दफा जरूरत पड़ेगी इस एक्सप्रेशन की। सो इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपसे आपके बोर्ड्स में भी ये एज अ थ्योरी पूछा जाए। इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे। फिलहाल तो हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। सबसे पहले तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं क्या है। एक्सप्रेशन जो है हमारा वो कह रहा है कि P is equals to KH X. That means कि it is giving us an expression of straight line. कैसे? अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसा, जिसमें दो एक्सिस हो, एक एक्सिस पर हम रखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, दूसरे एक्सिस पर बात करेंगे हम पार्शियल प्रेशर की। तो व्हाट विल वी गेट? जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो जल्दी से बता सकते हैं कि हमको क्या मिलेगा। यस, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है हमारा दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस थीटा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। देखिए y की जगह पे p है, m की जगह पे kh है, x है और थीटा की जगह पे 0 है। तो ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। The slope will give you the value of theta. अगर हम इस ग्राफ को देखें तो एज अ लेमैन हम क्या देख सकते हैं? जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है ठीक वैसे वैसे ही हमारा पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, या जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वो अमाउंट जो घुल रहा है सॉल्वेंट में वो भी इंक्रीज कर रहा है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। बात करते हैं हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। चूंकि हमने लॉ पढ़ा है तो हम ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर हम इसके
एग्जाम्पल्स को देखें या एप्लीकेशंस को देखें। हेनरी लॉ का बेहतरीन एग्जाम्पल है कोको कोला, दैट मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक्स। आप जैसे ही अपने सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल को खोलते हैं, अगर उसको आपने थोड़ा सा हिला दिया तो क्या होता है जी, बिल्कुल झाग के साथ आपका कोल्ड ड्रिंक बाहर आता है। एक्चुअली होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक बनाने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में अंडर प्रेशर डिसॉल्व किया जाता है। हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स फैक्ट्री में कोको कोला को बनाते वक्त बहुत हाई प्रेशर का इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड। जब हम उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे खोलते हैं और हमने उसके सरफेस को डिस्टर्ब कर दिया है तो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ बाहर आता है और आपको बॉटल से झाग निकलता हुआ दिखाई देता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये है जो पानी में घुल करके आपको आपके ब्रेवरेज का टैंगी टेस्ट देता है, जिसके पीछे आप दीवाने हैं। होता कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसीलिए आपको कोको कोला का बॉटल खरीदने से पहले एक बार सोचिए कि आप किस चीज के पैसे दे रहे हैं। These things are not healthy for your health, so avoid these things. It's my personal request. Now, ये तो बात थी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन कहाँ है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, और आपको तो पता ही है जो चलता है वो बिकता है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हैं हेनरीज लॉ के ऊपर। जो आपकी हेल्थ के साथ खेल रही हूं। सेकेंड एप्लीकेशन इन डाइविंग। डाइविंग क्या होता है आपको मालूम है? गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं नीचे, उनको हम कहते हैं डाइवर्स इंग्लिश में, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइविंग। डाइविंग करते समय लोग क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। हम जब सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर में तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इनहेल करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए या ऑक्सीजन को काम करने के लिए। जो गोताखोर होते हैं उनके भी सिलेंडर में नाइट्रोजन होता होगा ऑक्सीजन के साथ साथ। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये नाइट्रोजन जो है वो आदमी के शरीर में, दैट मीन्स ब्लड में बहुत कम घुलता है या नहीं के बराबर घुलता है। लेकिन जब ये डाइवर्स समुद्र के नीचे जाते हैं तो ये अपने साथ जो सिलेंडर कैरी करते हैं उसमें कंप्रेस्ड गैस होता है। कंप्रेस्ड गैस का मतलब कि उसमें बहुत हाई प्रेशर पे गैस मौजूद होगा। जब गोताखोर समुद्र के नीचे ये सांस लेगा तो उस कंप्रेस्ड एयर में सांस लेगा, साथ ही साथ उसके बॉडी के ऊपर वाटर का भी प्रेशर होगा। दैट मीन्स अब जो गैस है वो अंडर प्रेशर डिसॉल्व हो रहा है बॉडी में। ऑब्वियसली कुछ गैसेस का डिसोल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा, तो नाइट्रोजन भी बड़ी तेजी से अंडर प्रेशर बॉडी में घुलने लगता है। चूंकि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए बॉडी में घुल करके कुछ खराब इफेक्ट तो नहीं देता जब तक गोताखोर समुद्र के नीचे है, यानी कि अंडर प्रेशर है तब तक। लेकिन जैसे ही डाइवर समुद्र के बाहर आया उसके बॉडी पर का प्रेशर खत्म हुआ और उसने अपना मास्क उतारकर नॉर्मल प्रेशर में सांस लिया। अब क्या हुआ, अब जो उसने हवा इनहेल की दैट विल बी ऑन नॉर्मल प्रेशर और उसकी बॉडी पर भी जो प्रेशर है वो कम लग रहा है। नतीजा, उसके बॉडी में जो नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में घुला हुआ है वो तेजी से बाहर आने लगेगा। इस बाहर आने के क्रम में खून में या ब्लड में एयर बबल्स बन जाते, सॉरी नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। और ये नाइट्रोजन के बबल्स इतने खतरनाक होते हैं कि ये ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज जो कि बहुत महीन होती हैं उसको तोड़ भी सकते हैं। अगर ब्लड स्ट्रीम में कहीं भी एयर बबल लॉक हो जाता है तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है। ये काफी तेज दर्द होता है, शरीर बिल्कुल ऐंठने लगता है और अगर ये कंडीशन परसिस्ट कर जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। दैट मीन्स कि जब
बाहर आएगा तो उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज बेंडिंग। इस कंडीशन को कहते हैं हम बेंडिंग। ये काफी तकलीफ देह होता है। अगर किसी को दखल के साथ ये चीज हुआ है तो उसकी मौत भी हो सकती है या शरीर में बहुत तेज दर्द हो सकता है। इससे बचने के लिए आजकल जो गोताखोर जो है वो अपने साथ जो सिलेंडर कैरी करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देते हैं। दैट मीन्स नॉर्मल एयर नहीं कैरी करके उसमें लगभग 50% हीलियम गैस कैरी करते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम, कुछ नाइट्रोजन भी होता है और हीलियम की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हीलियम कम रिएक्टिव है, बहुत तेजी से हीलियम भी बॉडी में घुलता है, लेकिन हीलियम रिएक्टिव नहीं। दूसरा, हीलियम के जो एटम्स होते हैं वो काफी छोटे हैं, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, तो ये सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं बिना उनको तोड़े हुए। दैट मीन्स कि अगर हीलियम बॉडी में घुला हुआ है तो ब्लड में बबल्स नहीं बनेंगे। इसलिए डाइविंग के दरमियान अब जो सिलेंडर कैरी किए जाते हैं उनमें हीलियम का भी प्रयोग होता है। तो ये कहाँ से पता चला हमको? ये हमको पता चला हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ का दूसरा एप्लीकेशन क्या हुआ? डाइविंग के दरमियान ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा एप्लीकेशन है, आपने कभी पहाड़ों की सैर की होगी। पहाड़ पे जब हम ऊपर जाते हैं हायर एल्टीट्यूड्स पर जब हम जाते हैं या जो पर्वतारोहण करते हैं जो लोग या जो माउंटेनियर्स होते हैं वे जब ऊपर जाते हैं तब क्या होता है कि प्रेशर, हवा का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है और प्रेशर भी काफ़ी कम हो जाता है। जब प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन के बॉडी में घुलने का दर जो है, जो रेट है, वो कम हो जाएगा। नतीजा, बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा। इसीलिए जब आप पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो शुरू में आपको चक्कर आता है या नॉजिया के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है। ये ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है ड्यू टू लोअर प्रेशर, जो हमें बताता है हेनरीज लॉ। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ के लिए, इसीलिए ये काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, इंटरेस्टिंग लॉ है हमारे लिए और इनका तो इस्तेमाल हम आगे करेंगे भी। उम्मीद करती हूँ कि हेनरी लॉ अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना। जब कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है तब हम बात करते हैं कि क्या इसमें कुछ बुराई भी है, क्या इस लॉ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ये तो थे एप्लीकेशन। क्या इस लॉ में कुछ लिमिटेशंस है? तो हाँ, बिना गलती के या बिना दोष के क्या चीज होता है, आप कितना भी अच्छा कुछ कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। लिमिटेशन क्या? सबसे पहली बात कि ये काम करेगा एट लोअर प्रेशर पे। इट इज एप्लीकेबल ऑन लोअर प्रेशर्स। अगर हम हायर प्रेशर पे बात करेंगे तो ये लॉ पूरी तरह से काम नहीं करता है। इस लॉ को अप्लाइड होने के लिए टेम्परेचर को बहुत कम नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल वेरी लो प्रेशर। ये तब नहीं काम करेगा जब गैस अपने सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा। अगर केमिकली रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि सॉल्युबिलिटी आराम से बढ़ जाएगी, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल when gases are reacted with the solvent। ओके, तो ये थी बातें कि हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है और हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है। अब आगे काम की बात कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लिया जाए कि हेनरी लॉ से आपको क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। Here is your question। क्वेश्चन कहता है, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इफ
नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आपसे पूछा जा रहा है 1 लीटर पानी है, उसमें कितना मिलीमोल्स नाइट्रोजन का डिसॉल्व हो सकता है। Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar, जबकि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी आपको दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट भी दिया हुआ है आपको नाइट्रोजन गैस के लिए। तो आपसे सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस पूछा हुआ है। चलिए हेनरी लॉ से काम करना शुरू करते हैं। हेनरी लॉ दिया हुआ है तो जो बातें दी हुई है उसको हम पहले पेन डाउन करेंगे कि H हमें दिया हुआ है कि H is 76.48 किलोबार और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 0.987 बार। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हेनरी लॉ से हम जानते हैं X equals to KHP. That means 76.48 into, चूंकि यहाँ किलो बार है इसको बार में कन्वर्ट कर लेते हैं। There's a partial pressure of given that Henry's law constant KH दिया हुआ है into 0.987। ओह आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। हेनरीज लॉ होता है P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। तो हमको निकालना है, हमको निकालना है X। तो X इज इक्वल्स टू P बाय KH। P हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 0.987 बार डिवाइडेड बाय KH है 76.48 किलो बार है, बार में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर 3 आएगा। बार से बार कैंसिल हो जाएगा और अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो इट विल गिव यू 129 into 10 to the power minus 5. This will be the mole fraction of nitrogen. This will be the mole fraction of nitrogen. आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालेंगे? यहाँ तक की तो बात हो गई। अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन will be equals to number of moles of nitrogen by number of moles of nitrogen plus number of moles of water, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पानी में घुला हुआ है। कितने पानी में घुला हुआ है? 1 लीटर पानी में घुला हुआ है। 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी। कितना मोल घुला हुआ है? सॉरी 1000 ग्राम ऑफ पानी। और पानी का दैट मीन्स वाटर का मोलर मास कितना होता है? दैट इज 18 ग्राम। कैलकुलेट करिएगा, दिस विल गिव यू 55.5। मतलब 1 लीटर पानी में 55.5 मोल्स ऑफ वाटर मौजूद होता है। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया x का वैल्यू दैट इज 1.29 into 10 to the power minus 5, that will be equals to number of moles of nitrogen by number of moles of nitrogen plus number of moles of water, जो कि आएगा 55.5 मोल। अब देखिए इस फ्रैक्शन में हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत 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 ही कम होती है पानी में। सो ऑन नेग्लेक्टिंग number of moles of nitrogen in denominator,
एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 1.29 into 10 to the power minus 5, that will be equals to number of moles of nitrogen divided by 55.5. So number of moles of nitrogen will be equals to 1.29 into 10 to the power minus 5 multiplied by 55.5. You will get 7.16 into 10 to the power minus 4 moles. आपसे पूछा गया है मिनी मोल्स मतलब इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बचेगा -1, that will become 0.716 मिली मोल्स। दिस विल बी योर आंसर। होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो अगर लेक्चर, देन लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वीडियो हेल्पफुल है।